पहले हम अपने दर्शकों को खबर बताएंगे। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में बीते 19 अप्रैल को लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार की शुरुआत हुई। इस दिन पहले चरण का मतदान हुआ, जिसमें 64% वोटिंग हुई। अब दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है। कुल 7 चरणों में मतदान होने के बाद 4 जून को नतीजे घोषित किए जाएंगे। ऐसे में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, तो वही प्रत्याशी भी लोगों के बीच जाकर वोट मांगते हैं। चुनाव लड़ने के लिए पार्टी उम्मीदवार को नामांकन करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन कई बार एक छोटी सी गलती से भी प्रत्याशियों की नामांकन प्रक्रिया खारिज हो जाती है। आइए जानते हैं कि क्या होती है नामांकन की प्रक्रिया और कैसे नामांकन में गलती करने पर उम्मीदवार का पर्चा खारिज भी हो सकता है। नामांकन पत्र भरते समय हर उम्मीदवार को एक एफिडेविट भी देना होता है। इसमें अपनी आय व्यय की जानकारी सार्वजनिक करनी होती है, शैक्षिक योग्यता की जानकारी देनी होती है, पासपोर्ट साइज की फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी साथ में लगानी होती है। इसके अलावा उम्मीदवार को नामांकन पत्र में ही अपनी चल अचल संपत्ति जैसे गहने और जमीन कर्ज की जानकारी देनी होती है। शादीशुदा हैं तो पत्नी और अगर बच्चे हैं तो उनकी भी आय व्यय जेवर जमीन और कर्ज आदि की हर एक जानकारी देनी पड़ती है। उम्मीदवार और उसकी पत्नी बच्चों के पास हथियारों या फिर आपराधिक मामलों के बारे में बताना होता है। कोर्ट में कोई केस चल रहा है और या फिर किसी केस में सजा हुई है तो इसकी जानकारी भी आपको शपथ पत्र के जरिए ही देनी पड़ती है। तो नामांकन प्रक्रिया आखिरकार क्या होती है? एक बार नामांकन पत्र दाखिल कर दिया जाता है तो चुनाव आयोग उम्मीदवार के सभी दस्तावेजों की जांच करता है। इसमें दी गई हर जानकारी की बारीकी से पड़ताल होती है। नामांकन के बाद चुनाव आयोग की तरफ से तय तारीख तक प्रत्याशी चुनाव से अपना नाम वापस भी ले सकता है। चुनाव आयोग का कहना है कि नामांकन पत्र को ठीक ढंग से भरा जाना चाहिए। इसमें कुछ भी गलती निकलती है तो ऐसे नामांकन पत्र अवैध माने जाते हैं और उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाती है। साथ ही नामांकन पत्र के साथ लगाए गए दूसरे दस्तावेज भी सही होने चाहिए। उनमें दी गई जानकारी अगर संदिग्ध या फिर गलत लगती है तो भी चुनाव आयोग उम्मीदवारी निरस्त कर देता है। आशीष सिन्हा लीगल एडिटर इस पर हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष से हम जरा समझेंगे कि आखिरकार नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया को तो हमने बताया, लेकिन किन चीजों का इसमें ध्यान रखना जरूरी है? कौन कौन सी अपने बारे में जानकारी है जो इस नामांकन पत्र में मेंशन करनी होती है? देखिए, इसमें अनन्या सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपने लगभग सारी डिटेल सारी जानकारियां बता दी उम्मीदवार का, चाहे एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, चाहे चल अचल संपत्ति हो, चाहे बच्चों के बारे में, पत्नी के बारे में, आपराधिक रिकॉर्ड, इन सबका जिक्र आपने कर दिया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रस्तावक, क्योंकि अगर किसी मान्यता प्राप्त पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ता है तो उसे कम से कम 2 लोग प्रस्तावक के रूप में चाहिए होते हैं। और जिस क्षेत्र से, यानी अगर वो लोकसभा लड़ रहा है तो लोकसभा क्षेत्र से, विधानसभा लड़ रहा है तो विधानसभा क्षेत्र से, वो 2 लोग होते हैं जो वहीं के रहने वाले होते हैं और वो प्रस्तावक बनते हैं और वो प्रस्तावक अपने साइन करते हैं। प्रस्तावक की भूमिका इसलिए सबसे अहम हो जाती है कि अगर प्रस्तावक से जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है, जो जहां पर आपने एक बार नामांकन कर दिया तो रिटर्निंग ऑफिसर का ये काम होता है कि वो सारे फैक्ट्स को क्रॉस चेक करे। तो जो प्रस्तावक होते हैं उनको बुलाकर पूछताछ की जाती है और पूछा जाता है कि आप कहां से हैं, कैसे जानते हैं, ये सारी डिटेल इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर पूछते हैं। अगर वहां पर थोड़ी सी भी शंका लगती है या थोड़ा सा भी ये लगता है कि नहीं, प्रस्तावक पर दबाव डाला गया या प्रस्तावक ऐसे ही हैं, उनके कागजात सही नहीं है, तो वो भी नामांकन वहां रद्द हो जाता है। और अगर आप एक निर्दलीय के तौर पर लड़ रहे हैं तो कम से कम 10 प्रस्तावकों की जरूरत होती है। नेशनल पार्टी या रीजनल पार्टी, मान्यता प्राप्त पार्टी और निर्दलीय लड़ने में बहुत फर्क हो जाता है, एक तरफ 2, एक तरफ 10। अगर हम सूरत वाला उदाहरण देखें, जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार का पर्चा रद्द हुआ था, वो प्रस्तावक की वजह से ही रद्द हुआ था। प्रस्तावक ने ये कहा था कि मुझ पर दबाव डाल के ये साइन कराया गया था। तो आप समझिए कि प्रस्तावक की भूमिका क्या होती है, क्योंकि अमूनन जो रिकॉर्ड्स होते हैं, चाहे शैक्षिक योग्यता का रिकॉर्ड हो, चाहे अपनी चल अचल संपत्ति का रिकॉर्ड हो, चाहे आपराधिक मामलों की जानकारी देने का रिकॉर्ड हो, इसमें बहुत कम लोग फंसते हैं। अगर सबसे ज्यादा कोई फंसता है तो वो है प्रस्तावक के मामले में,
और दूसरा आपराधिक रिकॉर्ड के मामले कि उन्होंने कई बार ऐसा होता है कि आपके ऊपर बहुत पुराना एक मुकदमा है जिसकी जानकारी शायद आपको ना हो, लेकिन सामने वाले को ये जानकारी होगी। तभी हम उसके बाद क्या होता है कि एक बार चलिए मान लीजिए अगर रिटर्निंग ऑफिसर ने क्लियर भी कर दिया तो उसके बाद भी एक प्रोसेस होती है नामांकन रद्द करवाने को लेकर, और वो होती है इलेक्शन पिटीशन। इलेक्शन पिटीशन कोई भी फाइल नहीं कर सकता। अगर ए कैंडिडेट बी कैंडिडेट के सामने खड़ा है तो केवल बी के पास ये अधिकार है कि वो इलेक्शन पिटीशन फाइल कर सकता है। सी कैंडिडेट जनहित याचिका में इलेक्शन पिटीशन नहीं फाइल कर सकता। और यही वजह है कि इलेक्शन पिटीशन के जो नॉर्म्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। हमने कई बार देखा है जैसे ही चुनाव खत्म